ऑसिलेशंस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग क्लास में, और टू पार्टिकल्स परफॉर्मिंग एसएचएम अलोंग द सेम लाइन, इस पर एग्जांपल्स कर रहे थे। नेक्स्ट नोट करें, टू पेंडुलम्स हैव टाइम पीरियड्स t and 5t/4, t and 5t/4. They start SHM at the same time from the mean position. What will be the phase difference between them after the bigger pendulum has completed one oscillation? Time period of pendulum 2π√L/g, यानी बिगर पेंडुलम वो होगा जिसकी लेंथ ज़्यादा है, यानी इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है। तो वहाँ एक पेंडुलम है t, एक है 5t/4, तो ये बिगर हो गया, ठीक है, और ये स्मॉलर हो गया। तो इन द बिगनिंग डेल्टा फाई at t equal to 0 is 0. तो डेल्टा फाई एट सम t जो है ये ओमेगा रिलेटिव इंटू टी होगा। बहुत सिंपल सी बात। अब ओमेगा रिलेटिव इज ओमेगा जो ज़्यादा है, दैट ओमेगा माइनस ओमेगा 2। ओमेगा वही ज़्यादा होगी जो टाइम पीरियड कम होगा, वो है आपके पास t। तो 2π/t माइनस 2π/5t/4, ये है ओमेगा रिलेटिव, इनटू कितना टाइम, टाइम गिवन है इन द टाइम द बिगर पेंडुलम हैज कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन, यानी इतना टाइम हो चुका है। तो ये टाइम हो गया 5t/4, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, 2π कॉमन आ जाएगा, 1/t या 2π/t कॉमन ले लीजिए, तो 1 - 4/5 इंटू 5t/4 इज डेल्टा 5। तो t से t कैंसिल, और ये 2π यहाँ क्या बना, 1/5 इंटू 5/4, तो 5 से 5 कैंसिल, 2π/4 इट इज π/2। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, टू सिंपल पेंडुलम्स whose lengths are 100 centimeter and 121 centimeter are suspended side by side, full stop. Their bobs are pulled together and then released. After how many minimum oscillations of the longer pendulum will the two be in phase again? दोनों को एक साथ एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज किया है, जिसका मतलब दोनों के बीच में जो डेल्टा फाई है, डेल्टा फाई इज 0 at t equal to 0. Both are released from their extreme. मतलब दोनों को एक तरफ पुल किया और छोड़ दिया। दोनों का अपना फेज अलग अलग बात करें तो इनिशियल π/2 था क्योंकि एक्सट्रीम से छोड़ा है, लेकिन दोनों में फेज डिफरेंस 0 था। अब उसमें एक है लेंथ 100 सेंटीमीटर और एक है लेंथ 121 सेंटीमीटर, L1 L2। तो जिसकी लेंथ कम है उसका टाइम पीरियड कम है, मतलब उसकी ओमेगा ज़्यादा है। तो
आफ्टर हाउ मेनी ऑसिलेशंस ऑफ लॉन्गर पेंडुलम, यहाँ टाइम नहीं पूछा है, ऑसिलेशंस की टर्म्स में बात हो रही है। देखो फेज डिफरेंस 0 है इन द बिगिनिंग, सो नेक्स्ट जब सेम फेज में होना है, नेक्स्ट जब उनके बीच में डेल्टा फाई 0 अपीयर होना है, वो तब होना है जब डेल्टा फाई ने 2 पाई हो जाना है। यानी उस केस में जो दोनों का रिलेटिव नंबर ऑफ ऑसिलेशन का डिफरेंस होगा तो 1 होगा। यानी जो फास्ट है, फास्ट वाले ने स्लो के विद रिस्पेक्ट टू 1 ऑसिलेशन ज़्यादा किया हुआ है। ठीक है, तो लॉन्गर इज द स्लो, दिस इज फास्ट एंड दिस इज स्लो। तो इसके ऑप्शन बताने हैं, यानी जब ये दोबारा सेम फेज में होंगे तो इसने अगर n कवर किए होंगे उतने टाइम में, तो इसने n-1 किए होंगे। हम यहां ऑसिलेशंस की टर्म्स में ही बात कर रहे हैं। ये दोबारा सेम फेज में आने का मतलब फास्ट वाले का स्लो के विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी ये n+1, फास्ट वाले का स्लो के विद रिस्पेक्ट टू 2 पाई फेज ज़्यादा ट्रेवल कर लेना, ज़्यादा कवर कर लेना। यानी ऑसिलेशन की बात करें तो फास्ट ने स्लो के विद रिस्पेक्ट टू 1 ज़्यादा करना है। तो n इंटू, ये सेम टाइम में दोनों ने ये किया हुआ है, तो n इंटू 2 पाई अंडर रूट ये लेंथ 121/g और n+1 इंटू 2 पाई 100/g। ये सेंटीमीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ से ये सब 2 पाई कैंसिल, ये g कैंसिल, n इंटू 11 इज n+1 इंटू 10। तो 11n माइनस 10n इज 10, सो n इज 10, n इज 10। Next, 2 pendulums start oscillating in the same direction at the same time from the same mean position. Their time periods are respectively 2 seconds and 1.5 seconds. What is the phase difference between them when the smaller pendulum has completed 1 oscillation? तो ये क्वेश्चन वैसा ही, पहले हमने किया कि अगेन डेल्टा फाई उन दोनों के बीच में 0 है एट t = 0। ठीक है, तो अभी एक टाइम पीरियड है 1.5 सेकेंड्स, एक टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स। जिसका टाइम पीरियड कम है वो फास्ट है, ये फास्ट है और ये स्लो है। क्वेश्चन ये है कि और जो जिसका टाइम पीरियड कम है मतलब स्मॉलर हो गया, फास्ट मीन्स स्मॉलर। ठीक है, तो जब स्मॉलर ने अपना एक ऑसिलेशन पूरा किया, यानी हमें जो डेल्टा फाई बताना है एट एनी टी, वो क्या होना है, वो होना है ओमेगा रिलेटिव इंटू टी। Now what is omega relative? It is 2 pi by 1.5 minus 2 pi upon 2 और टाइम इसका 1 ऑसिलेशन यानी 1.5। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर है। Next question. 2 simple pendulums of length 5 meter and 20 meter respectively are given small linear displacement in one direction at the same time. After how many oscillations of shorter pendulum
दे विल अगेन बी इन सेम फेज। अगेन मिनिमम ऑसिलेशन की बात हो रही है क्योंकि वो तो बार बार सेम फेज में आना है। आफ्टर हाउ मेनी ऑसिलेशंस ऑफ शॉर्टर पेंडुलम दे विल अगेन बी इन सेम फेज। तो अगेन बिगिनिंग में दोनों में फेज डिफरेंस 0 है, बिगिनिंग में फेज डिफरेंस 0 है। एक की लेंथ है 5 मीटर, एक की लेंथ है 20 मीटर। यानी ये अगर टाइम पीरियड T1 है और ये T2 है तो T1 इज 2 पाई अंडर रूट 5 बाई जी और T2 इज 2 पाई अंडर रूट 20 बाई जी, और ये T1 लेस देन T2 है। कितने ऑसिलेशंस ऑफ शॉर्टर पेंडुलम के बाद दे विल बी अगेन इन सेम फेज। इन सेम फेज का मतलब जब डेल्टा फाई 2 पाई हो जाएगा, यानी जो फास्ट है वो स्लो के कंपैरिजन में 1 ऑसिलेशन ज़्यादा कर लेगा। तो पहली बार जब ये दोबारा सेम फेज में आएंगे तब इसने ये शॉर्टर है, ये फास्ट है, इसने n किए तो इसने n-1 किए होंगे क्योंकि ये स्लो है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे विल बी अगेन सेम फेज, तो इसने अगर n किए हैं तो इसने n-1 किए, तो n इंटू T1 वही होगा जो n-1 इंटू T2 है। सो n इंटू 2 पाई अंडर रूट 5 बाई जी इज n-1 इंटू 2 पाई अंडर रूट 20 बाई जी। तो यहाँ से ये रूट 5n इक्वल टू n-1, ये रूट 20 इज 2 रूट 5, तो रूट 5 कैंसिल, तो यहाँ से n सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमें ड्यूरिंग ऑसिलेशन, किसी भी ऑसिलेशन में ऑसिलेट होते हुए एक्सट्रीम को छोड़ दें तो हर पॉइंट पर स्पीड है, और स्पीड है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। एक जनरल कंसेप्ट समझें आप, किसी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट है, उसको हमने डिस्टर्ब किया और रिलीज़ किया तो वो ऑसिलेशन परफॉर्म करता है। ऐसे हर केस में हमने जितने भी एग्जांपल्स किए उसमें एक चीज़ कॉमन है, वो जो जैसे स्प्रिंग का केस आप देखें तो स्प्रिंग को जब हम इलोंगेट करते हैं, यानी जब हम उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेंगे, एक्सटर्नल एजेंट ही तो स्टार्ट कराता ना, अपने आप तो नहीं शुरू हो जाता ऑसिलेशन। एक पेंडुलम सस्पेंडेड है तो सस्पेंडेड है, वो इक्विलिब्रियम है, आप उसको एक साइड में ले जाकर फिर छोड़ देते हैं। तो ये जो पेंडुलम से भी समझ सकते हैं, जैसे इसको यहाँ लिफ्ट किया तो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क किया, तो ग्रेविटी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग में आपने डिस्प्लेस किया तो आपने किस फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया? रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग विच इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो हर ऑसिलेशन में जब हम ऑसिलेशन स्टार्ट कराते हैं तो वो जो फोर्स रिस्टोरिंग बनती है वो कंजर्वेटिव ही बनती है हर केस में। तो आप उस कंजर्वेटिव के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं वो वर्क सिस्टम के पास स्टोर हो जाता है एज पोटेंशियल एनर्जी। और वो स्प्रिंग से आप याद रखें कि जैसे स्प्रिंग में हम अगर x इलोंगेशन कराएंगे तो हाफ kx² पोटेंशियल स्टोर होगी। तो ऑसिलेशन कोई भी हो, हर ऑसिलेशन में रिस्टोरिंग फोर्स की फॉर्म तो kx ही है ना। k की वैल्यू केस टू केस बदल जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन k एक फोर्स कांस्टेंट है जो उस रिस्टोरिंग फोर्स में x का कोफिशिएंट होता है। तो ड्यूरिंग SHM या कोई भी ऑसिलेशन में आप उसको जहाँ तक डिस्प्लेस करा के छोड़ते हैं वो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होता है। तो अगर एम्पलीट्यूड a है तो आपने जब उसको a डिस्प्लेस किया तो आपने वर्क किया है हाफ ka², और ये हाफ ka² इसकी मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन बोली जाती है। यही हाफ k² जैसे जैसे वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है
तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती जाती है, और मीन पर सारी वो पोटेंशियल जो आपने स्टोर कराई थी वो काइनेटिक बन जाती है, और फिर एक्सट्रीम पर वो सारी पोटेंशियल बन जाती है। मीन और एक्सट्रीम के बीच में वो पार्ट पोटेंशियल पार्ट काइनेटिक होती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग SHM, F restoring is Kx, where K is m omega square. K is m omega square. So when external agent displaces the object from mean position या from equilibrium position by distance a, then work external is half Ka square, half m omega square a square, and this work external is stored with oscillator as mechanical energy. क्योंकि when object is released and it is performing oscillation, तो during oscillation मैकेनिकल वर्ड इंक्लूड्स बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। इनिशियली वो पोटेंशियल ही बनी है, क्योंकि आपने जब उसको डिस्प्लेस किया है तो आपने उसको वहाँ रेस्ट में रोका हुआ है, और छोड़ देने पर अब जब ये ऑसिलेशन कर रहा होगा तो ड्यूरिंग ऑसिलेशन ये टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। ये पार्ट पोटेंशियल पार्ट काइनेटिक होती रहती है, बट टोटल रिमेन सेम। एंड on releasing, when object oscillates, this total mechanical energy equal to half m omega square a square remain conserved। ऐसे यहाँ लिख रहा हूँ if no friction is present, क्योंकि ऑसिलेशन में कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन तो नेगेटिव वर्क से लॉस कराएगी ना एनर्जी का। जैसे एक पेंडुलम को हम यहाँ से रिलीज करेंगे तो एयर की फ्रिक्शन अगर है तो एनर्जी डिक्रीज होगी, बट एब्सेंट है तो वो कंजर्व रहेगी। और ये सारी एनर्जी जो है when at mean position, at extreme position, and in between mean and extreme, other than mean and extreme, तो at mean position total mechanical energy is kinetic energy। ठीक है, at extreme position ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, और अदर देन मीन एंड एक्सट्रीम टोटल इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक।
तो एट एनी एक्स लेस देन ए, मतलब एम्पलीट्यूड नहीं, एट लेस देन ए, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखनी है तो वो हाफ, पोटेंशियल इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक्स है, एक्स इज ए, तो ए पुट कर दिया, अदरवाइज हाफ के एक्स स्क्वायर, इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, बट के इज एम ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, एंड वी ड्यूरिंग SHM इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस v को यहाँ पुट कर दें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक ये अपने को याद रखने हैं, और आप पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट एनी एक्स आप ऐड करके देखें, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट एनी एक्स अगर सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही आएगा, जो कि मैंने पहले लिखा। अब यही पुट करें एट एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू ए काइनेटिक जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, और एक्स जीरो पर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर सारी की सारी काइनेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एट एनी एक्स के जो एक्सप्रेशंस हैं, इनको ग्राफ पर भी पूछ लिया जाता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और ये एक्स, तो ये ग्राफ आपके पास ये है। ये इस तरह से, ये आपका प्लस ए और ये माइनस है, और ये जो एनर्जी यहाँ शोन है, ये वैल्यू है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी ए एम्पलीट्यूड पर क्या पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है, एक्स जीरो पे क्या है तो वो ज़ीरो है। इसी में आप काइनेटिक एनर्जी भी समझें, काइनेटिक एनर्जी ग्राफ यहीं पे शो करना है। ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स हो गया, और इसी में हम बना सकते हैं ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स है। ये वाला ग्राफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है मीन पर, कितनी है, हाफ है ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, और एक्सट्रीम पर है ज़ीरो। लेकिन एक ऐसी बात समझें, कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो ऑब्जेक्ट रहता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वो फोर्स ज़ीरो होती है, ये बात ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम कभी भी डिफाइन नहीं करते हैं, मीन से एक्सट्रीम पर गए तो जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया वो हमेशा डेल्टा यू होता है। हमने ये कह दिया कि वो उसकी यू है, ऐसा इसलिए कह दिया कि हमने मीन पे यू ज़ीरो मान लिया। तो कभी कभी क्वेश्चन में मीन पर भी कोई यू है, ऐसा केस हो जाता है, तो उस यू में डेल्टा यू मीन से एक्सट्रीम तक जाने में जो चेंज ऑफ यू है वो है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ग्राफ में जैसे यहाँ हम तो एब्सोल्यूट यू शो कर रहे हैं ना, तो ऐसा भी कभी केस हो सकता है कि मीन पोजीशन पर ही आपको कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, फॉर एग्जांपल यू नॉट। तो यहाँ ये ग्राफ ये शो कर रहा है
कि एट x इक्वल टू 0 पोटेंशियल इज 0, काइनेटिक इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. एट x इक्वल टू प्लस माइनस a, काइनेटिक इज 0 एंड पोटेंशियल इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. लेकिन अगर एट x इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी कुछ u नॉट है, तो काइनेटिक तो खैर 0 और सॉरी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर है ही है. तो एट x इक्वल टू प्लस माइनस a जो पोटेंशियल होगी वो u नॉट प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर है और काइनेटिक 0 होगी. यानी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इज द एनर्जी विच इज ऑसिलेटिंग. मीन पर वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 0 हो जाती है, यानी ये पार्ट 0 हो जाएगा. अगर ऑलरेडी कुछ u नॉट है तो u नॉट रहेगा उसके पास. तो ऐसे केस में जब ग्राफ बनता है तो ये ग्राफ ऐसा होगा कि यहाँ कुछ u नॉट ऑलरेडी है. सो ग्राफ इज लाइक दिस. This is half m omega square a square. This is u naught. This is minus a. This is plus a. ठीक है. और इसी में आपके पास काइनेटिक की बात वही है. काइनेटिक तो एक्सट्रीम पर 0 ही होनी है क्योंकि वो स्पीड है, और मीन पर हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. यानी पोटेंशियल का ग्राफ ये है. ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x हो गया. काइनेटिक प्लॉट करेंगे तो ऐसा ही प्लॉट होगा. ठीक है. तो ये x के साथ ग्राफ पूछ लिए जाते हैं. ये ग्राफ समझ के रखने हैं. और साथ में एज फंक्शन ऑफ टाइम potential energy is half m omega square x square है at any x, और काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर है. लेकिन x जो है वो तो a sin ओमेगा t है, और dx by dt which is v it is a ओमेगा cos ओमेगा t. ठीक है. तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ टाइम इट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, और काइनेटिक एनर्जी एट एनी t तो हाफ m v स्क्वायर ये है आपके पास, तो a स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t. ये टाइम के फंक्शन भी पूछ लिए जाते हैं. और एक बात ध्यान रखें आप, साइन थीटा या कॉस थीटा ये दोनों ऐसे पीरियोडिक फंक्शन हैं जिनका टाइम पीरियड या जिनका पीरियड बोलते हैं मैथ्स में 2 पाई है. इनकी वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट होती है. लेकिन अगर साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा का पीरियड पाई है, क्योंकि इसने नेगेटिव होना है ना, स्क्वायर है ये. यानी आपके पास ये अगर एक्स टी ग्राफ है, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ आपके पास
ये होगा, जिसका मतलब ये होता है कि ये अपने आप को इसके बाद रिपीट करता है, यानी जितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट का एक ऑसिलेशन पूरा होता है उतने टाइम में पोटेंशियल एनर्जी के दो ऑसिलेशन कंप्लीट होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये आपको सब बात पूछी जाती है कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन n है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है, तो आंसर है ये 2n है, क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड हाफ हो गया। और ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम, ये आपके पास वो cos स्क्वायर ओमेगा टी है ना, तो ये ग्राफ चलेगा। होना ये भी, इसका टाइम पीरियड t, इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड t/2, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी भी पीरियोडिकली चेंज हो रही है, ज़ीरो मैक्सिमम, लेकिन ऑसिलेशन इसका साइनोसॉइडल है, ये हार्मोनिक है, ये हार्मोनिक नहीं है। हार्मोनिक होने के लिए साइन या कॉस फंक्शन होना चाहिए, तो ये दोनों हार्मोनिक फंक्शंस नहीं है बट पीरियोडिक तो हैं। तो फिर इसका टाइम पीरियड क्या है पूछ लेते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट का टाइम पीरियड t है तो पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड t/2, काइनेटिक एनर्जी का भी टाइम पीरियड t/2। इसकी अगर फ्रीक्वेंसी n है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2n, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2n। क्लियर? और इस एनर्जी की सारी बात पर कुछ एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। A particle is executing SHM with amplitude A and total energy E, and at some instant, its kinetic energy is 3E/4. Its kinetic energy is 3E/4. What is its displacement at this instant? तो देखो, टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो E है, यानी E जो है वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर है, और एट सम x जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन सेज इज 3/4E, तो ये हाफ m आंसर इज आइदर इट इज प्लस a/2 और इट इज माइनस a/2। सिंपल, जो हमने केसेस किए, फार्मूलाज किए, उन पर ही क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट नोट करें, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg is executing SHM and
its displacement y at any t seconds is given by ये इक्वेशन दी है. क्वेश्चन इज व्हाट इज इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. ठीक है. m क्या है? m है आपके पास 1 kg. ओमेगा क्या है? ओमेगा है 100. वो इक्वेशंस देखना आपको. व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर, सो इट इज 0.06 मीटर. तो सिंपली आप m ओमेगा a पुट करें, आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट, ए पार्टिकल ऑफ मास, a particle of mass 2 kg particle of mass 2 kg moves SHM, या moves in simple harmonic motion, and its potential energy U is changing with x as shown. ये x मीटर में, U जो है वो जूल्स में, और ये यहाँ 1.0 लिखा हुआ है, और ये यहाँ 0.4, यानी एम्पलीट्यूड इज 0.4. Question is, what is the time period of oscillation of particle? तो ये 1 जो यहाँ shown है वो क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. सो 1 जूल इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और m गिवन है 2 kg, और a यहाँ पर है 0.4 मीटर. तो यहाँ m a पुट करके सॉल्व ओमेगा, and time period is 2 pi by omega. Next, a vibration of the potential energy of a harmonic oscillator is as shown in figure below. What is the force constant of the oscillator if amplitude of oscillation is 20 mm? ये ग्राफ शोन है. ये mm में है. यहाँ ये दिया है 0.4, और यहाँ ये दिया है 0.1, और ये आपके पास 20, और ऐसे ही ये आपके पास -20. ठीक है. तो व्हाट इज द फोर्स कांस्टेंट? मींस व्हाट इज K? तो जो एनर्जी ऑसिलेट होती है वो हाफ k a स्क्वायर होती है, और वो आपके पास है 0.4 माइनस 0.1. 0.4 माइनस 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3. ये आपके पास एनर्जी है, और ये है हाफ k a स्क्वायर, और ये A है 20 mm. A है 20 mm. 20 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर.
तो हो जाएगा सॉल्व। के सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर शोज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम वर्सेस थीटा, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट वहाँ थीटा है ना, थीटा फ्रॉम द वर्टिकल। पेंडुलम बॉब हैज़ मास 0.2 kg. What is the length of the pendulum? ये मिली जूल्स में है। देखो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी हम हाफ या टोटल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो ये a एम्पलीट्यूड है लीनियर, यहां हमने थीटा की टर्म्स में बात की हुई है। तो पेंडुलम में क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ही बात होती है, तो आपके पास जो x होना है, यानी एक पेंडुलम इस तरह से ऑसिलेट जब होता है तो ये जो लीनियर x है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मानते हुए, तो ये x अपॉन l इज थीटा, x इज l थीटा। तो यहां पर ये जो एनर्जी यहाँ क्वेश्चन में गिवन एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी इन मिलीजूल कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, सपोज इट इज 10, तो ये 10 इंटू 10 टू द पावर -3, मास दिया है, मास ऑफ पेंडुलम इज गिवन 0.2 kg, ठीक है। और एम्पलीट्यूड आप यहां ओमेगा इज, देखो टाइम पीरियड इज व्हाट 2 पाई रूट l बाय g ना, सो रूट g बाय l इज 2 पाई बाय t ओमेगा, दैट इज ओमेगा। तो ये पुट कर देंगे यहां, ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर में हाफ m, व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर इज g बाय l, एंड व्हाट इज a? इट इज l इंटू थीटा, ये थीटा रेडियन में होना चाहिए था, इंटू 100 स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये l स्क्वायर आ जाएगा, एक l कैंसिल हो जाएगा और आपके पास l सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a linear harmonic oscillator of force constant 2 into 10 to the power 6 Newton per meter and amplitude 0.01 meter has a total mechanical energy of 160 joules. Find number 1 its maximum potential energy, number 2 maximum kinetic energy, number 3 find minimum potential energy, number 4 minimum kinetic energy। तो यहाँ एम्पलीट्यूड भी गिवन है, फोर्स कांस्टेंट के भी गिवन है। फोर्स कांस्टेंट के है 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर मीटर, एम्पलीट्यूड गिवन है 0.01 मीटर, और टोटल
मैकेनिकल जो एनर्जी है वो है 160 जूल्स। लेकिन यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं हाफ के ए स्क्वायर, तो हाफ इंटू 2 इंटू 10⁻6 इंटू 0.01 स्क्वायर, ये आपके पास बनता है 100 जूल्स। यानी वो एनर्जी जो ऑसिलेट हो रही है वो कितनी है, वो है 100 जूल्स। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ये जो टोटल गिवन है वो तो 160 गिवन है। इसका मतलब क्या है कि मीन पोजीशन पर ही उसके पास 60 जूल्स थी, 100 जूल्स उसमें और वर्क करके जब रिलीज किया गया तो टोटल एनर्जी है 160, लेकिन ऑसिलेट होने वाली 100 ही है। तो मिनिमम पोटेंशियल इज व्हाट, 60, मैक्सिमम पोटेंशियल इज 160, मिनिमम काइनेटिक इज 0 एंड मैक्सिमम काइनेटिक इज 100। क्योंकि जो 100 जूल है हाफ के स्क्वायर से, काइनेटिक तो उसी को बनना है ना। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आंसर है 60 जूल्स, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आंसर है 0, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 160 जूल्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आंसर है 100 जूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM of amplitude A along a straight line, full stop, when it is at a distance √3 a/2 from mean position, comma, its kinetic energy gets increased by an amount half m omega square a square due to an impulsive force, then what will be its new amplitude? देखो, जैसे हमने इनिशियली उसमें एक एनर्जी का एडिशन किया ना, एक्सटर्नल एजेंट ने एक वर्क किया है हाफ के ए स्क्वायर, कुछ भी एनर्जी है वो जो इसमें ऐड की गई। अब ये ऑसिलेशन हो रहा है, होते हुए हम बीच में और एडिशन ऑफ एनर्जी कर दें तो टोटल एनर्जी और बढ़ जाएगी, और वो जो भी टोटल एनर्जी होगी, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड तो उसकी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसका तो एक्सटर्नल एजेंट से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, एक्सटर्नल एजेंट तो खाली एनर्जी स्टोर करा के और हट जाएगा, उसके बाद तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड अपना ही होना है। तो ओमेगा में कोई चेंज होना नहीं है, लेकिन एनर्जी के एडिशन से एक्सट्रीम पर जो टोटल एनर्जी बनती है वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जब एनर्जी बढ़ गई है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो यहाँ इनिशियली उसके पास जो टोटल मैकेनिकल है वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है। ठीक है, देन उसमें वो किसी डिस्टेंस पर है फ्रॉम मीन पोजीशन, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को आपने बढ़ाया, तो वो काइनेटिक बढ़ेगी तो एक तरह से टोटल मैकेनिकल बढ़ जाएगी। जो भी पोटेंशियल और काइनेटिक का सम था वो ये था, किसी भी एक्स पर हो आप, जो एडिशन हो जाएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी एडेड वो भी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इफ न्यू एम्पलीट्यूड जो है वो a डैश है, तो वही हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा सेम a डैश स्क्वायर इज नाउ सम ऑफ दीज टू, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो a डैश स्क्वायर बाय 2 इज a स्क्वायर,
यानी ए डैश जो है वो √2a हो जाएगा। जो न्यू एम्पलीट्यूड है वो √2a हो जाएगा। ठीक है।